हेलो डियर। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई इस वीडियो के अंदर। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ अपना प्रैक्टिस मॉक मैथ का थर्ड, मैथ मॉक 3। तो थर्ड है तो इससे पहले दो प्रैक्टिस मॉक मैं आपको दे चुका हूँगा। तो एक बार जिन लोगों को इस सीरीज़ का नहीं पता है एक बार उनको मैं बता देता हूँ। दो तरह के मॉक आपको मिल रहे हैं भाई, एक तो वीडियो मॉक्स मिल रहे हैं और एक प्रैक्टिस मॉक्स मिल रहे हैं। जो वीडियो मॉक्स हैं उनका काम है कि आपकी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है उसे बनवाना। ठीक है, अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, फिर भी अगर आप इसे देखोगे तो आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सुधरेगी। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का क्या काम है कि मान लो आपके पास नॉलेज तो है, मैथ के फॉर्मूले वगैरह आ रहे हैं, फिर भी आप उतने अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो जो दी बेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है, दी बेस्ट यानी कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, अपने यूपीएससी के एग्जाम हो गए, एनडीए सीडीएस, कैट का एग्जाम हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गए, बहुत सारे, टीचिंग में भी एक एग्जाम पीएस टेट का। तो मेरे को अच्छे से पता है कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो मॉक्स में क्या होता है, वीडियो मॉक्स में आपको सिर्फ वीडियो मिलती है, ना इसकी पीडीएफ दूंगा ना इसका टेस्ट दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। आप मेरे सामने क्वेश्चन को स्टॉप करके उसे अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से और फिर देखेंगे। ठीक है, वो वीडियो मॉक में बताता हूँ कि कैसे होता है। सेकंड आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस मॉक्स। प्रैक्टिस मॉक्स क्यों है, ये आपको ऐप और वेबसाइट के ऊपर मिलते हैं एज ए मॉक देने के लिए, ताकि आपने यहाँ पर जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सीखी है उसको आप यहाँ पर लगा पाओ। ये आपको कैसे मिलते हैं, जो इवन कोचिंग सेंटर की वेबसाइट है evencoachingcenter.com, वहाँ पर जब आप जाओगे, ये अपना होम है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, लेटेस्ट मॉक टेस्ट्स। एक और मॉक टेस्ट का बटन मिलेगा, इसको धीरे धीरे मैं इसको इसी में शिफ्ट करवा दूंगा। मॉक टेस्ट इसको इग्नोर करना है, फिलहाल आपने देखना है लेटेस्ट मॉक टेस्ट, ये मैंने ऊपर भी करवा दिया। यही आपको ऐप में भी मिलता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दोनों मॉक यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वीडियो मॉक्स, यहाँ पर प्रैक्टिस मॉक्स। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, ऐसे मैथ के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी वीडियो मॉक्स आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। और इस प्रैक्टिस मॉक के बाद अगला मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको वीडियो मॉक ही दूँ एक, जाते जाते एग्जाम से पहले। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस मॉक्स हैं, जब आप ऐसे देखोगे, ये रहे रीजनिंग के 3, मैथ के 2, अब ये तीसरा आ गया तो आपको तीसरा दिखे। तो यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, आपको मॉक को अटेम्प्ट करना है। ऐप में कर लो या वेबसाइट पर कर लो, आपके लिए नया जो इंटरफेस है अभी लेटेस्ट वाला वो करवा दिया है यहाँ पर। और हमेशा अब मैं उसको अपडेट ही रखूँगा, लेटेस्ट वाला ही रखूँगा। जैसे जैसे एग्जाम में चेंज होएगा यहाँ पर भी मैं चेंज करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक को अटेम्प्ट करो, उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन देख लो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वीडियो है, तो ये वीडियो है। तो इस वीडियो को फर्दर देखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ऐप या वेबसाइट के ऊपर जाके तीसरा प्रैक्टिस मॉक 3 जो मैंने बताया है मैथ का, अटेम्प्ट करना चाहिए। और फिर वहीं पर आप नीचे क्लिक करोगे तो इसी वीडियो के ऊपर आप आ जाओ। ठीक है, बेस्ट क्या रहेगा यूज वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, तो स्टार्ट करूं। तो यहाँ पर जो मैं सॉल्यूशन दूंगा वो मैं इस तरीके से दूंगा कि मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो मॉक करा रहा हूँ ये सोच के नहीं दूंगा। स्टार्ट करते हैं। ये मान के दूंगा कि आपने जो है इस मॉक को अटेम्प्ट किया है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो कोशिश करूंगा थोड़े से कम टाइम के अंदर। स्टार्टिंग में इंट्रो में ही मेरे को 5 मिनट लग जाते हैं, हर एक बार ये बात बतानी पड़ती है। स्टार्ट करते हैं। अमन बोरोज this much rupees at 12% per annum simple interest and repays 26,200 towards principal at the end of the year 1. If he clears all the dues at the end of year 2, including the interest accrued during year 1, how much does he pay at the end of the year? पहले मैं कहानी बताता हूँ। 2 साल की बात है। एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने 1,25,400 रुपये लिए, यहाँ पे उसने लिए, 1 साल तक उसने यूज किए। 1 साल के बाद उसने क्या किया, उसने 26,200 रुपये दे दिए। ठीक, प्रिंसिपल में से। ठीक, ये प्रिंसिपल था, क्या बोला है, टुवार्ड्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में से इतने रुपए घट जाएंगे। ठीक है जी, बाकी कुछ रुपए बचेंगे, सारे रुपए तो पे किए नहीं है। हाँ जी,
तो जो बचे खुचे रुपए हैं उनके ऊपर फिर से ब्याज लगेगा। और यहाँ पर एंड में ये पूछ रहे हैं कि कितने रुपए दें कि सारा जो भी लोन है वो चुकता हो जाए। तो आपने इसको कैसे देखना है, आपने इसको ऐसे देखना है मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग का ये जो 1 साल है यहाँ तक उसने कितने रुपए यूज किए? यहाँ पहले 1 साल में आप बोलोगे सर 1,25,400 यूज किए, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने का ब्याज बनता है? इसके ऊपर ब्याज बनता है 12% का। तो ये जो पीरियड है, ये जो समय है पहला 1 साल, इसमें 12% ब्याज बना है। 12% किसका? 1,25,400 का, ठीक है। ये जो बचा खुचा टाइम है यहां पर उसका प्रिंसिपल है 1,25,400 माइनस में 26,200, ये जितना भी ये बनेगा ये है, ठीक है। तो देखो पहले साल सिर्फ इतने रुपए यूज किए तो इसका ब्याज देगा, सेकंड साल इतने रुपए यूज किए तो इसका ब्याज देगा, और ध्यान रहे और ये रुपए भी देगा। देखो यहां पर हमने सिर्फ ब्याज लिया है, हमने इसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लिया, प्रिंसिपल भी लेना पड़ेगा। तो इस साल जितने यूज किए उसका ब्याज ले लिया, इस साल जितने यूज किए उसका ब्याज ले लिया, और ये जो अमाउंट है ये भी देगा। अब ये मत सोचना कि 1,25,400 देगा, क्योंकि इसमें से इतना प्रिंसिपल वो ऑलरेडी दे चुका है। तो कुल मिलाकर वो इसका 12% तो देगा ही देगा एज ए ब्याज, और इसका 100% भी देगा एज ए प्रिंसिपल। तो यानी कि कुल इसका 112% देगा। एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं? अगर आप इसको दिमाग में से हटा दें, इसको एक बार दिमाग में से हटा दें, सिर्फ स्टेटमेंट को देखो कि उसने इतने रुपए लिए 12% पर और बीच में कुछ रुपए पे कर दिए, तो आप सिंपली देखो खुद से पूछोगे पहले साल कितने रुपए उसने यूज किए, तो आप बोलोगे 1,25,400, इसका 12% वो देगा, ठीक है, ठीक है। सेकेंड ईयर उसने कितने रुपए यूज किए, आप बोलोगे 1,25,400 माइनस 26,200। तो ये जो रुपए उसने यूज किए हैं ये भी वो देगा, और 1 साल के लिए यूज किए हैं तो 1 साल का ब्याज देगा। तो इसका 112% डायरेक्टली आपने ऐसे समझ। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। 2 तरीके से कैसे? अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाओगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसका 12% कैलकुलेट कर लो, इसको इसमें से घटा लो, 100% तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, उसका भी 12% कैलकुलेट कर लो और जोड़ लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर डिजिटल सम यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सम कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो 12/100 है, परसेंटेज डेसिमल हम सब कुछ इग्नोर कर सकते हैं डिजिटल सम के अंदर, ठीक है। बिकॉज डिजिटल सम क्या होता है कि 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर हुआ। बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, और यहाँ पर तो फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर 0 0 0 0 है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ तक 418 237 ऐसे आ रहा था, तो हम यूज कर सकते हैं मेरे भाई। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डिजिटल सम अलग अलग है कि नहीं। जैसे 8 3 24 और 4 28, 28 क्या होता है 2 और 8, 8 और 2 10, डिजिटल सम 1 और 2 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम 4 है। इसका कितना है? 6 और 2 8 और 1 9, 9 को हम इग्नोर कर सकते हैं, 5 और 2 7 और 1 8, इसका 8 है। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 5 11 और 2 13 4, 5 और 4 9 खत्म, और ये 4। तो यहाँ पर तो भाई अगर डिजिटल सम 4 आ गया तो गई भैंस पानी में, बफेलो इन द वाटर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करें तो इसका 12%, इसका 1% कितना है, इसका 1% इतना है भाई 1254, तो 12 चौके 48, 4 12 पंजे 60 और 4 64, 6 12 12 144 होता है, 144 और 6 150 निकाल लिया। एग्जाम में मैं सिर्फ इतना लिखूंगा और इसको लिखूंगा, कोई इसके अंदर लालच नहीं यूज करूंगा कि इतना ना लिखूं, इतना दिमाग में लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है यार, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका 112% क्या करेंगे, इसमें से घटा देता हूँ। सर ऐसे घटाने में तो टाइम लगेगा, तो वो किस लिए दे रहा है एग्जामिनर टाइम? देखो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 में से 2 गए, तो 15 में से 6 गए, ये 125 में 26 गए, 99 कर लेते हैं। अब देखो इसका 112% निकालना है, तो ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है ना, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई। 100% तो ऑलरेडी निकला हुआ है, इसका 12% निकाल लेते हैं, इसका 1% है ये, ठीक है। आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो। अरे मैंने यूनिट डिजिट पर ध्यान ही नहीं दिया भाई, डिजिटल सम से पहले तो यूनिट डिजिट हम चेक करेंगे ना, यूनिट डिजिट सबका अलग है। तो देखो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 12% निकालोगे तो कोई भी डेसिमल में नहीं आएगा,
यहाँ पर भी कुछ भी डेसिमल में नहीं आएगा तो हम इजीली कर सकते थे। तो यहाँ पर तो अपना 112% होएगा। 4 में से 2 गए 2, यूनिट डिजिट आना था। देखो 4 में से 2 गए 2, तो 2 दूनी 4 इसका यूनिट डिजिट होना था, और 12 चौके 48, 8 इसका होना था, 8 और 4 12, ऑप्शन बी। मैं भी भूल जाता हूँ अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ कई बार, यूनिट डिजिट या ये चेक करना बाद में कई बार पता लगता है, और ये नॉर्मल है। आपको 100% परफेक्शन नहीं दिखानी है, कोशिश करनी है कि हम इतनी प्रैक्टिस करें कि परफेक्शन तक पहुंच पाए, ये रहता है। 70% क्वेश्चन भी अगर दी बेस्ट तरीके से कर दिए नहीं आ पा रहे, ठीक है। बाकी इसका आप 12% और निकालोगे, 12 दूनी 24, 2 12 नी में 108 और 2 110, 11 12 नी में 108 और 11 119, इसको आप जोड़ लोगे। अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो यही ऑप्शन भी आ जाए। क्लियर है? इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक इधर से देख रहे हैं, देख सकते हैं, एक उधर से खड़े होके भी देख सकते हैं। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि उस बंदे ने 1,25,400 रुपये लिए, ठीक है। तो अगर वो बीच में ना देता तो वो क्या करता? वो 1,25,400 के ऊपर इसका 124% देता, पूरा 124% देता कि नहीं देता? 12% 1 साल का ब्याज है, 2 साल का 24%, तो ये देता, बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं करता। तो हम ये मान लेते हैं कि एंड में उसे ये रुपए देने थे, पर ये ज्यादा है क्योंकि भाई ने बीच में पे कर दिया, ठीक है। तो भाई ने बीच में क्या पे कर दिया था? 26,200 रुपये उसने पे कर दिया, ये जो उसने 1 साल के बाद 26,200 रुपये। आपने सारे रुपये को सारे टाइम के लिए यूज करवा दिया इसके अंदर। अब मैं करेक्शन करूंगा, मैंने 26,200 रुपये के ऊपर 1 साल का ब्याज एक्स्ट्रा लगा लिया, और 26,200 रुपये उसने जो बीच में पे कर दिए हैं वो भी अभी मैंने अकाउंट में नहीं लिए हैं। तो 26,200 जो उसने यहां दे दिए, और उसके ऊपर 1 साल का ब्याज, यानी कि 26,200 का 112%। ये भी एग्जैक्टली सेम चीज है। आप इसको वहां से वेरीफाई भी कर सकते हो, देखना जरा। 1,25,400 का 112% है, और इसका यहाँ पर 12% है, तो 124% हो गया, और 26,200 का 112% घटा रखा। अगर किसी ने ऐसे सोचा बहुत बढ़िया, किसी ने ऐसे सोचा बहुत बढ़िया, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, दोनों तरीके मस्त है। एग्जाम में कैसे भी कोई सा भी स्ट्राइक कर जाए। 3 pipes fill a tank at uniform rates. When the first and second pipes run together, they fill the tank in the same time that the third pipe takes alone. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पहली 2 पाइप जब चलती हैं तो वो सेम टाइम लेती हैं जितने टाइम में तीसरी पाइप अकेली भरती है। यानी कि पहली 2 पाइप जितना टाइम लेंगी मिलकर उतना ही तीसरा लेगी, यानी कि पहली 2 पाइप की एफिशिएंसी तीसरी पाइप की एफिशिएंसी के बराबर है। ओके जी। तो समझाने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर मॉक की डिफ़िकल्टी बता दिया करो। तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट आएगी उससे लगभग 20 से 1% डिफ़िकल्टी है। ये सच्चाई यही है। कई बच्चों को ये लगता है कि ऐसी शिफ्ट तो ईजी है, ईजी है। आपको हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं होने के बाद ईजी लगते हैं, होने से पहले मुश्किल लगते हैं। मैं हर साल ये देखता आ रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, देखो मान लो एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, और ये दोनों मिलके, मान लो दोनों मिलके ये x घंटे में किसी काम को कर देते हैं, x घंटे में टंकी को भर देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हम मान लेते हैं कि x+2 घंटे लेती है, और ये अकेली x+8 आवर्स लेती है। देखो दोनों मिलके जितना टाइम लेंगे उससे तो ज़्यादा ही लेगी अकेली, और ये भी अकेली। तो मैंने जस्ट ऐसे ही मान लिया कि x+2 आवर्स लेती है, x+8 आवर्स। तो ये एक मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि दोनों मिलके जितना टाइम लेंगे, बी अकेली 2 घंटे ज़्यादा लेती है और ए अकेली 8 घंटे ज़्यादा लेती है। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, या फिर इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, ये x+a आवर्स ज़्यादा लेती है, x+b आवर्स ज़्यादा लेती है। तो x =√ab। जब भी ऐसी सिचुएशन हो ये निकल के आती है, ये कंसेप्ट। इसको मैं डिटेल में बता सकता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, अभी मॉक कर रहे हैं। मिल भी जाएगा यूट्यूब पे टाइम एंड वर्क, अगर आप देखो। क्लियर है भाई?
तो सेम सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। इसने ये बताया कि अपने पास 3 पाइप हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बोल रहा है कि फर्स्ट 2 की जो भी एफिशिएंसी है वही एफिशिएंसी थर्ड की है, यही बोल रहा है। यानी कि थर्ड वाली, तो कुल मिलाकर थर्ड वाली को ऐसे मान लो ना कि फर्स्ट और सेकंड वाली मिलकर काम कर रही है। ऐसे मान लो कि फर्स्ट और सेकंड वाली जब मिलके काम करती हैं दोनों, तो इतना टाइम लेती हैं। तो उसने क्या बताया है, दी सेकंड पाइप, तो हमेशा आप क्या करोगे, हमेशा इसको इमेजिन करना, हमेशा इसका टाइम लिखना, हमेशा इसका इनसे पहले। दी सेकंड पाइप फिल द टैंक्स 9 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट, सेकंड वाली इससे 9 घंटे जल्दी फिल करती है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं थर्ड वाली में इंटरेस्टेड हूँ। येट 3 आवर्स स्लोवर देन द थर्ड, तीसरे से 3 आवर्स स्लोवर है। यानी कि अगर ये x घंटे लेगी तो ये x+3 लेगी। एक तो बच्चों को ये दिक्कत होती है, कई बार x-3 लिखते हैं कि अरे स्लोवर है यानी कि ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। और उसने क्या बताया था, सेकंड वाली क्विक है, इससे 9 घंटे क्विक है, तो क्विक यानी कि जल्दी भर रही है, वो 9 घंटे ज़्यादा लेगी सेकंड वाली से। तो x+3 में 9 और जोड़ दो, x+12। और ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया है कि x = √12 × 3, 12 3 36, 6। x की वैल्यू 6 है, तो 6 और 3 9, और ये टाइम लिखा हुआ है, यूनिट्स नहीं। 9 घंटे लेगी सेकंड वाली पाइप, और 6 और 12 18 लेगी फर्स्ट वाली। उसने क्या पूछा, फर्स्ट वाली पाइप। क्या इसको दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट काफ़ी रिपीटेटिव पैटर्न है। मैं आपको अननेसेसरी चीज़ें बताता ही नहीं हूँ, ये यूजफुल है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप खुद ट्राई करो। और ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में नहीं करना चाहो तो मार्क एंड रिव्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको ये चीज़ें पता है, कर पाओ, नहीं तो मार्क एंड रिव्यू कर दो, कोई दिक्कत। मार्क एंड रिव्यू और स्किप करने से कभी भी घबराना नहीं, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से करना है। ठीक ठाक तैयारी की है तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप वो कर सकते हैं। गंदी तैयारी की है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको मार्क एंड रिव्यू और स्किप करने पड़ेंगे, और मॉक पे भी डिपेंड करता है। P and Q are centers of two circles with radii 10 cm and 6 cm respectively. If the direct common tangent to the circles meet PQ, तो ये बोल रहे P और Q सेंटर है, ठीक है भाई, ये P है, ये Q है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो पी क्यू को एक्सटेंडेड पी क्यू ऐसे एक्सटेंड की है, ए पर मिलता है, ये ए पर, ठीक है। देन ए डिवाइड्स पी क्यू, तो देखो अगर ऐसे पी हो और ऐसे क्यू हो और ए हो यहाँ पर, और ये हो 2 और ये हो 3, तो इस केस में मैं बोलूंगा ए डिवाइड्स, लिखूंगा नहीं, सिर्फ सुन लो, ए डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, क्योंकि पी और क्यू के बीच में, और पी क्यू को बोलूंगा तो 2:3 बोलूंगा या 3:2। पहले मैंने पी बोला है तो ए का पी से डिस्टेंस देखूंगा 2, बाद में क्यू बोला है। अगर मैं यहीं पर बोल दूं ए डिवाइड्स क्यू पी, इन रेशियो 3:2 आएगा, फिर क्यू क्यू का डिस्टेंस 3 है। तो यहां पर ए जो है पी और क्यू के बाहर है, हाँ जी, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, इंटरनली वाले तो गए। अच्छा, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखो। तो इनके रेडियस है 10 और 6, भैया ये है 10 90 डिग्री टेंजेंट के साथ, और ये है 6 90 डिग्री टेंजेंट के साथ। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि बेस के पैरेलल एक लाइन खींची गई है। मैंने आपको बताया है कि जब भी ये टेंजेंट्स हो, या फिर क्या बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट टेंजेंट हो, ये इनवर्स टेंजेंट हो, और सेंटर के बीच होती हुई लाइन से मिलें, तो हर एक कंडीशन में सिमिलर ट्रायंगल्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके से डिटेल में बता रहे हैं। तो ये सिमिलर ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए क्यू वाई और ए पी जेड। बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 10 है तो छोटी वाले की 6 है। ऐसे ही बड़े वाली ट्रायंगल की साइड अगर 10 है तो वही कोरस्पॉन्डिंग छोटे वाले की 6 होगी। रेशियो 5:3 रेशियो है, तो ये 5:3 है, 10:6 यानी कि 5:3। अब ए जो है वो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और किस रेशियो में, तो पहले पी बोला है उसने, अगर वो पहले क्यू बोलता तो फिर गेम बदल जाता। पहले पी बोला है तो ए का डिस्टेंस पी से 10, और फिर क्यू बोला है तो ए का डिस्टेंस क्यू से 6, 10:6 इसका आंसर हो, यानी कि 5। ये मत रट लेना, जिस रेशियो में रेडियस होंगे उसी में वो फिर पहले क्यू बोल देगा, पहले क्यू बोल देगा तो पहले क्यू को लेंगे, ठीक। आगे बढ़ जाऊं मैं, आंसर क्या होगा भैया, 5:3।
A cuboid of dimension 48, 72, 108 can be divided into how many identical largest cube? तो आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब हमने बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं लूँगा इनका एलसीएम। मन ही मन में ऐसा नंबर जो इन सबको काटता होगा। 24 दूनी 48, 24 तीय 72, 24 से 108 नहीं जाता। कुछ और सोचो। 18, 18 से भी नहीं, 12 से जाता है ना, 18 से वो नहीं कटेगा। 12 चौके 48, तो 12 इनका एलसीएम आ गया, तो 12 में लूँगा कॉमन, और यहाँ आ गया 12 चौके 48, 12 छके 72, 12 निमे 108। उसके बाद भी एक नज़र मारेंगे, इनमें कुछ कॉमन मैंने छोड़ तो नहीं दिया, गलती से छोड़ दिया हो तो काट के बाहर लिख लूँगा, नया एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखो, अब ये बोल रहा है कि कितने क्यूब बनेंगे, तो 6 चौके 24 निमे 216 इस ध्यान से। ये मैंने किया क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो ये 108 है, ये 72 है, और ये 48। तो कुल मिलाकर वो ये बोल रहा है कि इसमें से भैया क्यूब काटने हैं। तो क्यूब अगर काटोगे तो यहाँ पर भी इंटीजर नंबर ऑफ क्यूब आने चाहिए भाई। 5, 6, 7, 8, 10 क्यूब आएंगे तो हर एक क्यूब की साइड 10.8 हो जाएगी। 10.8 हमें नहीं चाहिए क्यूब की साइड। हाँ बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। हमें बड़े से बड़े काटने, उसने क्या बोला है, हमें लार्जेस्ट काटने। तो बड़े से बड़े क्यूब काटूंगा मैं, बड़े से बड़ा। अगर मैं बड़े से बड़ा क्यूब काटूंगा कि 108 उसकी साइड हो, तो उसकी हाइट तो 108 मुझे मिलेगी ही नहीं, 48 है। तो बड़े से बड़ा मैं नंबर काटूंगा तो 108 को डिवाइड करता हूँ। 108 को क्यों डिवाइड करता हूँ सर, ताकि यहाँ पर इंटीजर नंबर ऑफ क्यूब बन जाए, 5.5 क्यूब ना बन जाए, 4.5 क्यूब ना बन जाए, ठीक है। और बड़े से बड़ा नंबर जो 72 को डिवाइड करता है, ताकि यहाँ पर भी इंटीजर नंबर ऑफ क्यूब बने। भाई एक क्यूब की साइड 36 होगी तो यहाँ पर 2 बनेंगे, 18 होगी तो 4 बनेंगे। ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करे, और ऐसा नंबर जो 48 को डिवाइड करे, और बड़े से बड़ा नंबर। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा क्यूब बनाना है, लार्जेस्ट क्यूब बनाना है। तो यहां पर अपना निकला है 12। अगर मैं 12 क्यूब की साइड अगर मैं 12 रखूंगा, ऐसे 12, तो यहां पर 9 टोटल क्यूब बन जाएंगे, 9। और यहां पर टोटल 4 क्यूब बन जाएंगे, और यहां पर टोटल 6 क्यूब बन जाएंगे। ऐसे अगर किसी डिब्बे के अंदर ऐसे 1 2 3 4 4 हो, 1 2 3, तो टोटल स्क्वायर कैसे बताते हो? आप बताते हो कि सर 4 थी 12 हैं, ऐसे ही हम क्यूब बताते हैं। यहां पर 9 क्यूब हैं, यहां पर 6 क्यूब हैं, यहां पर 4, तो 9 इंटू 4 इंटू 6, आंसर इस ऑप्शन। आगे बढ़ते। इफ सोहन बाइज ए वॉशिंग मशीन ही गेट्स 10% डिस्काउंट। अगर एक वॉशिंग मशीन खरीदता है तो 10% डिस्काउंट। अगर वो 3 वॉशिंग मशीन खरीदता है तो पहली पर 5%, 15% ऑन दी सेकेंड, 20% ऑन दी थर्ड। इफ द टोटल प्राइस पेड बाई सोहन फॉर 3 वॉशिंग मशीन इज दिस, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ईच वॉशिंग मशीन? तो देखो, मार्केट प्राइस सबका सेम है। ये 5% मिला है किस पर? जो भी मशीन का मार्केट प्राइस है उस पर। ये भी सेम वैल्यू पर मिला है 15%, जो भी मशीन का मार्केट प्राइस है, और ये भी सेम वैल्यू पर मिला है। ओवरऑल उसको 15 और 5 20, और 20 40, 40% सेम वैल्यू का। तो हर एक मशीन पर उसको 40/3। अगर मैं एवरेज डिस्काउंट देखूंगा, सेम वैल्यू के परसेंटेजेस है, मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ओवरऑल उसको 40/3% का डिस्काउंट मिला। इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ तो परसेंटेज इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, तो 20 दूनी 20 पंजे, तो उसको 2/15 का डिस्काउंट मिला है। यानी कि 15 के ऊपर 2 का डिस्काउंट। तो चीज वो बेच रहा है 13 में, 15 में से 2 गई 13, 15 की चीज के ऊपर 2 का डिस्काउंट देके 13 में बेच रहा है। ये मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसने हमें बताया कि सारी मशीन्स का ओवरऑल उसको एवरेज इतना मिला। अगर सारी मशीन मिला के 15 की हैं, सारी मशीन अगर 15 की हैं, तो ओवरऑल 2 का डिस्काउंट हो गया, तो सारी मशीन उसने 13 में बेच दी। यहां पर ऐसे कंफ्यूज मत होना कि आपने 3 से डिवाइड किया था। ऑन एन एवरेज डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है ओवरऑल पूरी ट्रांजैक्शन में? क्योंकि एक मशीन पर 5 है, एक पर 15 है, एक पर 20, तो पूरी ट्रांजैक्शन में ओवरऑल परसेंटेज में इतनी होगी। तो पूरी ट्रांजैक्शन में 15 की चीज को 13 में बेच रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 13 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी इतनी। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इतनी पूरी ट्रांजैक्शन में।
लेकिन ये तो 3 मशीन का मार्केट प्राइस होएगा, एक मशीन का मार्केट प्राइस चाहिए तो 3 से भाग कर 13 8 3 5 8 5 40,000। आगे बढ़ते हैं। रोहित bought some apples for 600 from a shop. After bargaining, the shopkeeper reduced the price by ₹5 per apple. Due to this, Rohit could buy 10 more apple. जब भी ऐसे क्वेश्चन आए भाई, ठीक है, कि रेट 10 बढ़ा दिया और प्राइस 5 कम हो गया, ऐसे प्लस माइनस वाले आए, तो आपने हमेशा ऑप्शन चेक करने। कैसे चेक करने हैं बताता हूँ। हाउ मैनी एप्पल डिड ही ओरिजिनली बाई, उसने ओरिजिनली कितने एप्पल खरीदे थे, ठीक है। तो आप ये देखो, जो भी उसने क्वेश्चन पूछा है कि पहले कितने एप्पल खरीदे थे, तो मतलब कि पहले कितने एप्पल खरीदे थे, नंबर ऑफ एप्पल, और बाद में जो नंबर ऑफ एप्पल है, ये आपको लिखना नहीं है, आपने दिमाग में देखना है कि उसके बीच में फर्क कितना है। ड्यू टू दिस रोहित कुड बाय 10 मोर, तो पहले जो खरीदे थे, ऐसे करना आपने कि पहले अगर उसने n खरीदे थे तो आज वो n+10 खरीद पा रहा है। अब आप ऑप्शन देखो कि पहले 28 खरीदे थे तो 28 इसको डिवाइड करेगा और 28 में 10 जोड़ो 38 भी इसको डिवाइड करेगा। क्या कर रहा है? नहीं, तो फिलहाल के लिए इग्नोर मारो। 32 और 42 नहीं, 36 और 46 नहीं, 30 और 40, जी हाँ चेक करते हैं, कर तो रहे हैं कि अगर पहले उसने 30 एप्पल खरीदे थे तो रेट था 20 और अब उसने 10 ज़्यादा 40 एप्पल खरीद लिए तो रेट है 15। अब आप रेट का गैप देखोगे, 5 का गैप है, 5 कम हो गया, जी हाँ, तो दिस इज द आंसर। ये मत बोलना कि इसके अंदर ऑप्शन इजी दिए हैं, मान लो यहाँ पर मैं 40 भी दे देता तो आप बोलते कि 40 और 50, पहले अगर 40 एप्पल खरीदे थे तो भैया 40 भी डिवाइड कर रहा है, तो आप चेक करके देखते भैया पहले 15 एप्पल, पहले 15 रुपये में हर एक एप्पल पड़ रहा होगा, अब अगर 50 एप्पल खरीदे हैं तो अब हर एक एप्पल 12 में पड़ रहा होगा, तो 3 रुपये कम हो गया, लेकिन यहाँ पर 5 रुपये कम हुआ है तो हम इसको इग्नोर मार देते। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक्चुअल एग्जाम में हम क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्पल्स इनटू प्राइस। दो चीज़ों का प्रोडक्ट एक तीसरी के बराबर है, एक में कुछ जोड़ दिया तो दूसरी में कुछ घटेगा, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है। सेम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको ध्यान हो कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो टाइम 2 घंटे कम लग रहा है। सेम अगर मैं बोल दूँ 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर उसने स्पीड को 10 बढ़ा दिया तो टाइम 5 लग रहा है, तो डिट्टो सेम चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं वीडियो खुद तो इतनी लंबी बना दिया, अरे कितनी चीज़ें बता रहा हूँ भाई मैं तुम्हें, बताऊँ। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। हम ये करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल हम लेंगे, ठीक है, तो एप्पल की जो संख्या है वो मैंने मान लीजिए n, तो पहले 600 रुपये थे, तो पहले मैं इक्वेशन बताऊंगा फिर एक और चीज़ बताऊंगा कि 600 रुपये में एक बार वो खरीद रहा है n एप्पल और एक बार खरीद रहा है n+10 एप्पल। तो जब आप n+10 से डिवाइड करोगे बड़ी संख्या से तो छोटा आएगा ना। एक बार वो खरीद रहा है n एप्पल और एक बार n+10 एप्पल, तो पहले के कंपैरिजन में प्राइस आ गया ना, 600 बटे नंबर ऑफ एप्पल्स प्राइस आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो एक तो आप ये करो, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप 600 को मन ही मन में उठाकर वहाँ पर ले गए तो 5 बटे में 600 हो गया, इधर आएगा n+10, इधर आएगा 10, तो उनके बीच में 10 का गैप हो गया, इंटू n+10। या फिर आप ये सोच सकते थे कि 600 को मैंने कॉमन ले लिया, यहीं पे रहने देते हैं जो उधर ले जाएं, इक्वल टू 5। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे अभी पता लग जाएगा। ठीक है जी, तो अब n इंटू n+10 उधर गया, जैसे एग्जाम में करेंगे वैसे ही बता देता हूँ, n इंटू n+10 उधर गया और ये इधर रह गया। तो आप ये देखोगे दो चीज़ जिनके बीच में 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो जो डिफरेंस है वो 10 का है और प्रोडक्ट है इतने का। प्रोडक्ट कितने का है भैया? 1200 का। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस से कोई चीज़ अगर एक बार काटेंगे, 10 काट दिया तो इसमें से 2 बार काटेंगे, तो डिफरेंस 1 का रह गया, प्रोडक्ट 12 का। 12 को ऐसे तोड़ो कि 1 का फर्क आए, ये। अब मैंने जो 10 काटा था उसको चिपका डालो, ये अपना उत्तर। दूसरा एक और चीज़ है क्या, मान लो सेम चीज़ डिस्टेंस और स्पीड के साथ हो,
तो ये एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। इसी की मदद से आपको याद करवा देता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 बटे में डेल्टा S गुणा में डेल्टा टी। डेल्टा S और डेल्टा टी है टाइम और स्पीड के बीच में जो गैप है वो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा S एज इट इज लिख लो T1 इंटू T2 बटे डेल्टा टी। या तो टाइम के साथ ऐसे खोल लो या स्पीड के साथ ऐसे खोल लो, दूसरे में डेल्टा रहने दो, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं पहले मैं आपको सिखा चुका हूं। ये हम ऐसे करते हैं, इसी इक्वेशन के हिसाब से बता देता हूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये चीज डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करती है, किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट होके आए, दो चीजों का प्रोडक्ट होके आए, तो ये हम कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि एक गाड़ी 600 किलोमीटर जा रही थी, उसने अपनी स्पीड के अंदर 10 किलोमीटर बढ़ाया तो टाइम 5 कम हो गया, तो S1 S2 तो n प्लस 10 10 का गैप था, नीचे डेल्टा S यानी कि 10 का गैप और इधर डेल्टा टी यानी कि 5। आप इसको सोल्व करोगे ऐसे ही, डायरेक्ट इक्वेशन आप लिखो। मैं आगे बढ़ता हूं, बताओ भाई इक्वेशन। के साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो दो वेरिएबल हैं, एक थीटा है और एक के है, और उसने हमें बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो मैं ये कर लेता हूँ, इस कोस को 0 कर देता हूँ, कोस को मैं 0 करूँगा। अगर मैं थीटा को 90 रख दूँ तो थीटा को मैंने रख दिया 90। मैं साइन को भी 0 कर सकता हूँ, साइन को 0 किया तो 0 इंटू के 0, तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर के की वैल्यू मुझे निकालनी है ना। तो थीटा 90 रख दिया, तो कोस 90 इज 0, साइन 90 इज 1, तो के इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को मैं नीचे पुट कर रहा हूँ, तो के स्क्वायर यानी कि 1 माइनस में कोस तो 90 पर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, हमेशा याद रखोगे, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या मुझे कोई पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आपको नहीं नज़र आया तो क्या वैल्यू पुटिंग कर लूँ क्या, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर मीडियंस पी एम एंड क्यू एन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एट ओ। पी एम एंड क्यू एन मीडियन है, पी एम और क्यू एन तो मीडियन है और 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही है, ठीक है जी। पी एम इज 60, तो पी एम 60 है। तो देखो आपको ये पता है कि ये जो सेंट्रोइड है 2:1 रेशियो में बांटता है, तो 2 और 1 3, हमेशा इसको 3 से डिवाइड किया करो। डिवाइड करने का इजी तरीका बताता हूँ, 3 से डिवाइड किया करो, छोटा पार्ट आ जाएगा 20 और उसका डबल लिख दिया करो। ऐसे ही 63 है, 3 से डिवाइड मारो 21 आएगा, तो छोटा पार्ट 21, उसका डबल ये 42, ठीक है। अब देखो उसने पूछा है कि भैया पी क्यू की वैल्यू क्या है, तो बहुत ही रिपीटेटिव ये पैटर्न है भैया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई यहाँ पर और उसने परपेंडिकुलर और बेस दे दिया है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, तो 20 का डबल 21 का डबल 20 21 29, तो ये 29 का डबल 20 21 29 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, आंसर इज ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलो छोड़, मैं सोच रहा था कुछ चीज़ रिवाइज करवा दूँ, क्या करवाई देता हूँ, फिर ये सॉल्यूशन लंबा हो जाता है, बस ये प्रॉब्लम। देखो दो केस हैं अपने पास, एक तो केस है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसकी मीडियंस हो ऐसे, ठीक है। ये मीडियंस है और एक के मतलब यहाँ पर साइड्स के बीच में 90 डिग्री का ट्रायंगल आ गया और मीडियंस है। यहाँ पर ऐसे एक लंबी चौचीली ट्रायंगल बनती है, ये वाला केस, जब मीडियंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो ऐसे देखो तभी 90 डिग्री का आया, आपको फील हुआ, ठीक है। तो सेम ए बी सी और ये मीडियंस है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर होता है 5ab², यहाँ पर भी 5ab² इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ कि 90 डिग्री का एंगल किन के बीच में है, सर मीडियंस के बीच में है, ठीक है। तो मैं साइड्स को लूँगा, AC² प्लस में BC²। 90 डिग्री का एंगल किन के बीच में है, सर साइड्स के बीच में है, तो मैं मीडियन को लूँगा, BP² प्लस में AQ², ठीक है जी। एक और बात ध्यान रखना कि ये हमेशा चौंच वाली ट्रायंगल बनेगी, 90 डिग्री तभी आता है जब ऐसे चौंच वाली, तो ए भी छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पर ए भी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है इसके कंपैरिजन में, इस सिचुएशन के कंपैरिजन में। तो ये जो मीडियंस हैं इस तरफ ये बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, इनको एक 4 भी देना पड़ेगा,
रटने की टेक्निक बता रहा हूँ। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता। या फिर इसको मैं पहले ऐसे रटवाता था कि बीपी और ए क्यू मीडियंस हैं, तो मीडियंस की उतनी औकात नहीं है, साइड्स इतनी, साइड्स तो खुद 5ab² के बराबर हो जाएंगी, मीडियंस को सहारा चाहिए, उनको 4 देते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया आप। द टाइम टेकन बाई ए बोट टू गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 20 इस, तो इसको सबसे पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, बताता हूँ कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, तो डिस्टेंस है और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी बोट की माइनस में स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम की स्पीड है 4, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया, और डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना आ गया 45 बटे में b+4। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो ये अपस्ट्रीम का टाइम है, ये 20% ज़्यादा है इससे, तो यानी कि इसके टाइम को 20% बढ़ाऊँ, यानी कि 6/5 गुना करूँ तो इसके बराबर आएगा। स्टेटमेंट को समझकर ऐसे लिख सकते हो, तो एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, 5 में 45, 6 5 30। अब या तो इस b+4 को इधर ले आओ, या फिर एज इट इज़ देख लो, एज इट इज़ हो सकता है ना देख पाओ, 9/5, या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, b/4, a+b है, तो 9 और 5 14, 9 में से 5 गए 4, तो b = 14। बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में 14। या फिर आप रेशियो में ऐसे देख सकते हो कि इन वैल्यूज के बीच में एक्चुअल में 8 का गैप है, एक b से 4 ज़्यादा, एक b से 4 कम है, और रेशियो के अंदर सिर्फ 4 का गैप है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो क्यों ना इस रेशियो को डबल कर दूँ, 8 का गैप कर दूँ, तो एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी कंपेयर करने वाली। b+4 18 है तो b की वैल्यू 14 है, b-4 10 है तो b की वैल्यू 14 है, कहीं से भी निकाल लो। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। हमें इतना पता है कि मेरे दोस्त, आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, किसने कितने टाइम के लिए रुपए लगाए और कितने रुपए लगाए, ठीक है। 3 चीज़ें होगी, प्रॉफिट, कितना, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। इन तीनों में से किन्हीं भी 2 का अगर रेशियो दिया होता है तो हम तीसरे का निकाल लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर उसने हमें क्या बता दिया, उसने डिस्टेंस बता दिया और उसने टाइम बता दिया, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो बता दिया, तो स्पीड = डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करूंगा तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस उसने क्या बताया, अपस्ट्रीम में 30 है और डाउन स्ट्रीम में 45 है, ये अपस्ट्रीम है ये डाउन स्ट्रीम है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ टाइम का रेशियो। अगर यहाँ पर टाइम 5 लगा तो इससे 20% ज़्यादा है, तो यहाँ पर 6 लगा, तो डिस्टेंस बटे टाइम, तो ये रेशियो आ जाएगा दोनों की स्पीड का, देख लो, 6×5 = 30, 5 में 45। अब आपको पता है कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड के बीच में एक्चुअल में गैप होएगा 8 का। 8 का गैप क्यों होएगा, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड 4 है, डाउन स्ट्रीम में 4 की मदद मिलेगी, अपस्ट्रीम में 4 कम हो जाएगी स्पीड, 8 का गैप आता है, जितनी भी स्ट्रीम की स्पीड हो उससे डबल का गैप आता है। तो यहाँ पर गैप है रेशियो में 5 और 4 9 4 का, होना चाहिए 8 का, यानी कि एक्चुअल स्पीड्स रेशियो से डबल है। एक्चुअल अपस्ट्रीम की स्पीड 10 है, एक्चुअल डाउन स्ट्रीम की स्पीड 18 है, तो बोट की स्पीड क्या होती है इन दोनों का एवरेज, 18 + 10 28/2, ठीक है। आगे बढ़े, when 337 is added to 5 के 8, तो 3 3 7 को 5 के 8 में अगर हम जोड़ दें तो 9p5 आ रहा है, 9p5। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, लीस्ट वैल्यू ऑफ k निकालनी है, ठीक है, फॉर विच 9p5 इज डिविजिबल बाई 3, तो 9p5 ये 3 से डिविजिबल होना, करते हैं। देखो 8 और 7 15, 5 यहाँ पर लिख दिया, 1 कैरी, ठीक है। अब 3 और 1 4, 4 में k जोड़ने पर p आ रहा है, हमें इतना पता है, 4 में k जोड़ने पर p आ रहा है, ठीक है। और 5 और 3 8 होता है, तो ये 9 कैसे आया, क्योंकि आगे से कुछ कैरी भी आया होगा, तो एक कैरी भी आया होगा, ये भी ध्यान रखना, कैरी, कैरी मीनाती नहीं, असिल वाला कैरी, ठीक है। देखो 4 में, अब कैरी कब आता है, जब चीज़ें 10 या 10 से बड़ी हों, तो सबसे पहले तो 10 बनाने की कोशिश करता हूँ, 6 और 4 10 होता है, इसकी वैल्यू 6 हो गई, तो 6 और 4 10, p की वैल्यू 0 आएगी और 1 आगे कैरी चला जाएगा। अब बोलोगे तो 6 से स्टार्ट हो गया गेम, 7 7 और 4 11, p की वैल्यू 1 और 1 आगे कैरी, 8 और 4 12, 1 आगे कैरी, 9 और 4 13, 1 आगे कैरी, और 10 तो अब हो नहीं सकती k की वैल्यू, भाई सिंगल डिजिट है। अब ये बोल रहा है 9p5 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 और 5 14, या फिर 9 को काट ही दो, 9 काट दिया मैंने, 3 से डिविजिबल
तो 5 में 1 जोड़ने पर हो जाएगा डिविजिबल। तो p की वैल्यू एक तो 1 हो सकती है, इसके अलावा और कुछ हो सकती है क्या? 1 के बाद आती 4, 1 और 3 4 नहीं है। 4 के बाद आती 7, 4 और 3 7 नहीं है। तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है यहाँ पर। वैसे लीस्ट वैल्यू ढूंढने की जरूरत ही नहीं, लीस्ट पॉसिबल के की ए की वैल्यू पॉसिबल है अगर इसको डिविजिबल बनाओगे तो 7। ये मत बोल देना लीस्ट पॉसिबल वैल्यू 6 है, अरे वो डिविजिबल नहीं बनेगा भाई। आगे बढ़ जाऊं मैं। कंसिडर द टेबल ऑफ टोटल इंपोर्ट्स ऑफ 5 कंपनीज और 5 ईयर्स। डीआई में एक बीमारी होती है लोगों को, क्या बीमारी होती है कि मान लो इसको पढ़ने के बाद वो एक बार इंफॉर्मेशन के ऊपर नज़र नहीं मारते, सीधा क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं। उससे दो प्रॉब्लम होती हैं। इसके बाद सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक तो अभी तक आपको डाटा समझ में नहीं आया है, तो आपको क्वेश्चन उतने अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा। एक तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर से आप डाटा देखोगे। और दूसरी बात, जब आप डाटा को समझ लेते हो और फिर क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि निकलेगा कि नहीं, कम टाइम में निकलेगा कि नहीं, निकलेगा तो ही, कम टाइम में निकलेगा कि नहीं। तो हमेशा क्या करना है, कंसिडर द टेबल ऑफ टोटल इंपोर्ट्स ऑफ 5 कंपनीज ओवर 5 ईयर्स। कंसिडर करना है, वो बोल रहा है ना कंसिडर करो। ये चाहिए साल है, ये कंपनी है, कौन से साल में कौन सी कंपनी का कितना इंपोर्ट है। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ पता लग गई कि किसी भी साल में किसी भी कंपनी का इंपोर्ट बोलेगा, सम बोलेगा, फलान टिकट, तो मेरा दिमाग समझ पाएगा। अब आगे बढ़ते, इफ दी, फिर मैं एक डिसीजन ले पाऊंगा ना। स्किप करूं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, या ये इजीली हो जाएगा, क्या पता सिर्फ 2 कंपनियों के 2 साल के उनका रेशियो ही पूछ रखा हो, तो क्यों स्किप करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमने आगे बढ़ना होता है एक बार कंसिडर करके। इफ दी टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन 2014 वर 330 लाख। तो टोटल इंपोर्ट सारी कंपनी के 2014 में 330 लाख थे, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक्सपोर्ट थे। मैं सोच रहा इसने सारे इंपोर्ट का सम दे दिया क्या, पहले भी इंपोर्ट दिए ना। इसने टोटल एक्सपोर्ट बताए हैं, टेबल के अंदर इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट बता दिए इसने 2014 में सारी कंपनी के, ठीक है। देन दी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस इन 2014 इज। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, प्रॉफिट की डेफिनेशन बताइए कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा दो, ठीक है। मैं समझ गया, एक्सपोर्ट भाई ने दे दिए, इंपोर्ट 1 साल के जोड़ लूंगा सारी कंपनी के और घटा दूंगा। तो मेरा दिमाग कह रहा है कि इतनी बड़ी वैल्यूज भी नहीं है कि भाई इसी बार में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने सारा काम करना कैसे है, हमने सारा काम शांति से करना है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एग्जाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट में बिल्कुल शांति से, ये जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा हूँ या कहीं पर भी मॉक टेस्ट देकर देख लो, परफॉर्मेंस में बूस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, टाइम भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, चीज़ें सिली मिस्टेक नहीं होंगी, ठीक। चलिए, एक्सपोर्ट भाई ने बता दिया 330, इसमें से मैं घटा दूंगा इंपोर्ट। तो 2014 में सारी कंपनी के यानी कि ये, तो इन सब में 50 तो है ही है, तो 50 मैंने दिमाग में ले लिया। 1 2 3 4 5 250, मतलब 50 मैंने सब में है ही है, मुझे पता है, कैलकुलेशन ईजी करना चाह रहे हैं। तो 50 से 15 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 8 ज़्यादा और 21 ज़्यादा। 8 और 2 10 और 4 14 और 15 29 और 1 30 और 20 50, तो 300 हो गए। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है कितने का, 30 का। आगे बढ़ जाऊं, मुझे एक बात बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, तीनों का सम किसी भी ट्रायंगल में कितना होता है, 180। जी हाँ, तो बी और सी तो यहाँ पर भी है, आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है। तो अगर ए एंगल पूरा यूज किया होता तो 180 होता, लेकिन यहाँ पर पूरा यूज नहीं किया तो 140 है। तो ये 40 डिग्री की जो कमी आई है क्यों आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी चीज ना यूज करी है, कम चीज यूज करी है। एंगल ए का सिर्फ 1/3 हिस्सा यूज किया है। कितना हिस्सा है जो यूज नहीं किया है, आप बोलोगे सर 2/3। एंगल ए का 2/3 हिस्सा मैंने यूज ही नहीं किया और उसी कारण ये कमी आई होगी। अगर पूरा एंगल यूज कर लेता तो 180 डिग्री होता, आप बोलोगे जी हाँ सर। तो वही है 2/3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू दिस, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60। आप पूछते रहे एंगल ए का 1/6 यानी कि 10, ठीक है ब्रदर। आगे बढ़ जाऊं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, ये पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। एग्जामिनर करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
एग्जामिनर ये करता है कि 3 जगह, जैसे कि ए कर लेते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल सोच लो, अच्छा मान लो 3 4 5 को करें तो उसके अंदर, हाँ ठीक है वही कर लेते हैं। एग्जामिनर ऐसे कर देता है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5। तो 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जानबूझ के पाइथागोरियन ट्रिपलेट देता है। ठीक है, वो यहाँ पर 5 की जगह 6 देगा तो फिर हमें कन्वेंशनली करना पड़ेगा, लेकिन ये रिपीटेटिव पैटर्न है, उसने बहुत बार इक्वेशन दिया है। ऐसे में आप क्या करो, इस 5 को इधर नीचे लेकर आओ, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा। मैं इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर वहां पर पहुंचेंगे। इसको दिमाग ही दिमाग में ऐसे कंपेयर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जी हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 कोस हैं, तो एक कोस तो ये है, एक कोस ये है, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू है 4/5। यहाँ पर भी 2 साइन थीटा, एक साइन थीटा ये है और एक ये है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो करता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों के हाइपोटेन्यूज को कॉमन लेके उधर बेस देता है। तो कुल मिलाकर साइन थीटा के बगल में परपेंडिकुलर मिलेगा, कोस के बगल में मिलेगा बेस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज मिलेगा यहाँ। हमें बार बार कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है ये रिपीटेटिव पैटर्न है। तो यहाँ पर भी उसने पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज किए हैं, क्योंकि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक जगह पर दे देगा 2mn, और एक जगह पर दे देगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, या फिर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, कुछ भी एक दे सकता है। कई बार करता क्या है, m और n की जगह 1 यूज कर देगा, तो एक जगह आपको मिलेगा 2m, मान लो n की जगह 1 यूज किया, एम स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 माइनस एम स्क्वायर, 2m, यहाँ पर मिलेगा एम स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी कर लेता है। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। हाइपोटेन्यूज हमेशा प्लस वाला होएगा, इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर, कोई भी बेस बन सकता है, एग्जामिनर की इच्छा बना सकता है। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, पता होना चाहिए आपको। कोस के साथ जो भी, आप देखो यही तीनों चीजें यूज की हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2mn और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो कोस के साथ जो है ये क्या है, ये है भैया बेस, और साइन के साथ जो है ये है मेरे भाई परपेंडिकुलर, और यहाँ पर आप हाइपोटेन्यूज देख ही रहे हो। उसने पूछा है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2mn बटे में ये, दिस इज द आंसर। क्लियर है, वैल्यू वगैरह पुट करके भी कर सकते थे, रिपीटेटिव पैटर्न है, इसलिए इस वे से बता रहा हूँ। बताओ, यहाँ पर ये जो चीज़ पूछ रहा है, आपको पता है कि भैया कहीं ना कहीं 4x प्लस 1/4x की वैल्यू मिल जाए तो मैं ये निकाल लूँगा। पावर को डबल करना है, इन दोनों का स्क्वायर है, पावर डबल करने के लिए स्क्वायर माइनस 2 करना होता है, अगर चीज़ें रेसिप्रोकल हो। तो ये चीज़ यहाँ पर कैसे आएगी, आप करोगे इसको 2 से गुणा, ताकि 2x का 4x बन जाए। बाकी चीज़ें एग्जामिनर ने सेट कर रखी है। ठीक है, ये भी रिपीटेटिव पैटर्न है। 4x 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4x, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब अगर हम यहाँ से यहाँ जाना चाहेंगे तो स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, बस। आगे बढ़ जाऊँ, पानी पी लेता हूँ मैं एक बार। इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखूँ, तो बताना, फीडबैक देना कि ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे को ज़्यादा ही रखनी चाहिए इन वीडियोस में, और कंटेंट थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, तो अपना फीडबैक देना भाई, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ताकि मैक्सिमम यूज हो सके चीज़ों का। द टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ईच आवर बाई एथलीट्स एक्स एंड वाई मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। पहले घंटे में एथलीट एक्स ने कितना किया, वाई ने कितना किया, सेकंड घंटे में एक्स और वाई ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पढ़ लिया मैंने डाटा, अब मैं आगे आंसर कर, पूरा पढ़ के नहीं पढ़ना इसको, एक बार डाटा बीच में देखना है। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड वाईज एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर्स। तो वाई की एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस है ना, अपॉन टोटल टाइम। तो एक घंटे में वो कितना
कर रहा है, दूसरे घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है, ये इसने बताया है। तो पहले 5 घंटे में वाई का देख लेंगे भैया। 20, 25, 30, 40, 30, 35, 40। वाह, एपी है देखो, 20, 25, 30, 35, 40। तो अगर एपी है तो 5 टर्म है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो बीच वाला टर्म है 20, 25, 30। तो 30 इंटू 5, 150। और टोटल टाइम तो ये 5 घंटे का टाइम है। आंसर इज 30, ऑप्शन बी। अब एवरेज स्पीड के लिए मैंने ये क्यों यूज़ किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि यहाँ पर उसने आपको क्या बताया है, अच्छा उसने डिस्टेंस बता दिया और उसने ये टाइम बता दिया। चलो ठीक है, पहले 1 घंटे में जनरली वो डिस्टेंस का वो बताता है, चलो ठीक है। आप हमेशा ये यूज़ करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये रहता है कि टोटल टाइम हमें निकालना पड़ जाता है, यहाँ पर तो उसने घंटे ही बता दिए। वो ये बोल सकता था कि पहले 30 किलोमीटर इतने घंटे में किए, अगले 30 किलोमीटर इतने घंटे में किए। तो हमने ये दिमाग में रखना ज़रूरी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा। राज सोल्ड हिज बाइक, राज ने अपनी बाइक इतने में बेच दी। मेकिंग ए गेन इक्वल टू 1/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो सेलिंग प्राइस को मैंने मान लिया है भैया 7। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, इसका 1/7 यानी कि 1। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 6 में लाया होगा भाई, 6 में ला के 1 का फायदा होगा तभी तो 7 में बेचेगा। तो 1 का फायदा है 6 पर, तो 16.66। और इसको ऐसे मत रट लेना 1/7 है तो 1/6 होगा। इतना टाइम बचा के कहाँ जाओगे, इक्वेशन ही गलत हो जाए। द टेबल शोज द नंबर ऑफ बनानाज प्रोड्यूस्ड बाय 5 फार्म्स ओवर 4 ईयर्स। अब मैं टेबल पे आऊँगा कि अच्छा अलग अलग साल में अलग अलग फार्म ने कितने बनाना प्रोड्यूस किए। तो मैं समझ गया, अलग अलग फार्म ने अलग अलग साल में कितने बनाना प्रोड्यूस किए। अब दिमाग में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है कि क्या चीज़ मैं जल्दी निकाल पाऊंगा, क्या नहीं निकाल। अब मैं देखता हूँ व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ। जब उसने बोला रेशियो, तो दो चीज़ों का रेशियो, तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि जो भी चीज़ों का ये रेशियो बोलेगा वो मैं कितनी जल्दी वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। रेशियो ऑफ डजन्स ऑफ बनानाज प्रोड्यूस्ड बाई फार्म एन टू फार्म पी इन 2021। ठीक है, तो देखो एन ने कितने दर्जन प्रोड्यूस किए, तो एन ने टोटल जितने प्रोड्यूस किए 2021 के अंदर, उसको 12 से डिवाइड करूंगा। और पी ने जितने प्रोड्यूस किए उसको 12 से डिवाइड करूंगा। तो मैं क्यों डिवाइड करूं 12 से, रेशियो ही निकालना है। एक तो वो भी डिवाइड नहीं किया, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। एन ने 2021 में इतने किए और पी ने 2021 में इतने किए। इससे कट रहा है 24 से कट रहा है शायद, 24 छिक्के 24 6:7। डजन क्यों नहीं निकालने, क्योंकि ऊपर भी 12 से डिवाइड करो, नीचे भी 12 से, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट आर, पी क्यू इज 13, क्यू आर इज 5, तो 5 12 13 ट्रिपलेट। इफ एंगल पी क्यू आर इज थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इजी है भाई, बहुत बेसिक है। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दोनों में हाइपोटेन्यूज तो है ही, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैंने वैसे ही कॉमन ले लिया, 13 का स्क्वायर 169। और बेस बेस यानी कि 5 25, 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144। 14 में से 5 गए 9, 13 में से 2 गए 11, माइनस 119/169। दैट इज ऑप्शन। आगे बढ़ जाऊं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको मान लो एग्जाम के अंदर ये दिखा, जिसने भी ये किया होगा ना क्वेश्चन, उसने गलत डिसीजन लिया होगा। तो क्या सर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है? अरे बहुत मुश्किल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट। आपको 25 मिनट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस मुझे छोड़ने पड़ेंगे, अगर उनके लिए टाइम बचे तो करूंगा, जब तक टाइम ना बचे तो नहीं करूंगा। तो हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। देखो भाई, मान लो मेरे पास है x8 माइनस वाई रेस टू पावर 8। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप कैसे ब्रेक करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे ही ब्रेक करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही x4 माइनस वाई 4, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, उसको भी आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। तो ऐसे
फिर इसको आप फर्दर ब्रेक करते हो कि x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको एक स्टेप में ब्रेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, ये जो भी पावर है इससे आधी पावर लेनी है आपको और बीच में ऐसे प्लस रख देना, फिर उससे फिर आधी पावर लेनी है, बस खत्म माइनस पे होएगा ये। ठीक है, फिर इससे आधी पावर लेनी है और इसी पावर का एक माइनस इसके साथ। आपने क्या करना है, आपने इसकी पावर आधी करते जाना है और हमेशा प्लस रखना है। जहां पर भी आप खत्म करना चाह रहे हो, मान लो x की पावर 1 पर आप खत्म करना चाह रहे हो, तो 1 वाला तो आपने लिया ही, एक माइनस वाले से ये खत्म हो जाए। क्यों माइनस वाले से खत्म होगा, इसलिए क्योंकि इन दोनों को मिलाकर अपने पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलोगे जी हाँ, इन दोनों से अपने पास क्या मिलेगा, x4 माइनस वाई 4, और इन दोनों से अपने पास क्या मिलेगा, फिर से वो मिल जाए। ठीक है ब्रदर, तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए एक स्टेप में इसको कैसे लिख पाए। x की पावर 16 माइनस वाई की पावर 16, तो हाफ कर दो, x की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8। अगर आप यहीं पर इसको खत्म करना चाह रहे हो तो एक माइनस का x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 कर दो, खत्म। लेकिन आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये लो एक और प्लस का करो भाई। अगर यहीं पर खत्म करना चाह रहे हो तो एक एग्जैक्टली सेम पावर वाला नेगेटिव वाला लाओ, लेकिन अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आगे हाफ करते जाओ। तो यहीं पर अगर मैं खत्म करना चाह रहा हूँ तो ऐसे खत्म कर सकता हूँ कि मैं और फर्दर ब्रेक नहीं करना चाहता, ऐसे ही यहां पर कर सकते हैं। ऊपर जब आप देखोगे कि 3x की पावर 4 है, 3 की पावर 4 कैसी, x की पावर 4, 4 की पावर, ओहो सॉरी भाई सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत बना दिया, 2 होना चाहिए, सॉरी, जो भी इनकन्वीनियंस। और एक और बढ़िया मजा आ गया, मतलब गलत क्वेश्चन पे जिसने टाइम खराब किया होगा, अब आप लोग देख लो। मैंने आपको क्या बोला है कि 2 बार से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, चाहे वो ईजी हो चाहे वो डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप तब करोगे जब आपके पास टाइम बच रहा है, नहीं तो हमारे एग्जाम में अब आपको पता ही है कि क्वेश्चन गलत आने की संख्या बढ़ गई है, तो इस फैक्टर को भी लेके चलना पड़ेगा। अब देखते हैं, तो ऊपर वाले को मैं ब्रेक कर लूँ तो मैं पावर हाफ कर दूँ, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, इसकी पावर हाफ इसकी पावर हाफ, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले रहा था मैं बेसिकली, ये हो गया। अब फिर से पावर हाफ करूंगा, ये 3x का स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर, तो पावर हाफ करोगे तो 3x प्लस में 2y। अब मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ इसको यहीं पर पावर 1 पर ही, तो एक बार माइनस वाले से ऐसे फिनिश करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई नीचे है 3x माइनस 2। क्वेश्चन गलत हो सकता है, ऑप्शन भी गलत सेट हो गए हों। ठीक है, अब जो भी है, तो अब ये जो आएगा इसको मैं इससे कंपेयर करूँगा। ठीक है जी, तो वहाँ पर ax का होल क्यूब by का होल क्यूब ऐसे है, तो करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करें, तो ना 9 दिए 27 एक्स क्यूब, 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर वाई, अब 4y से दोनों को करूँगा, प्लस 4 दिए 12 एक्स वाई स्क्वायर और 4 दूनी 8 वाई। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा उसके उस फॉर्मेट से, ए एक्स क्यूब, तो 3x का होल क्यूब कर रखा उसने, ध्यान रहे उसने ऐसे नहीं कर रखा कि ए एक्स का होल क्यूब, ए और सिर्फ एक्स का क्यूब, उसने ए और एक्स दोनों का क्यूब कर रखा है, तो 3x का होल क्यूब, और आगे भैया 2y का होल क्यूब, प्लस आगे उसने बोला है सी एक्स वाई, और डी जो है डी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो कुछ कॉमन आया है और अंदर एक्स और वाई का कुछ रह गया है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 6xy इसमें और इसमें, और यहाँ पर बच जाएगा 6 थी 18 3x, और यहाँ पर बच जाएगा 6 दूनी 12 2y। ठीक, तो अब ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना सी, है ना, और ये पूरा हो गया अपना डी, तो डी तो फंक्शन है एक्स और वाई का, तो डी को तो वो नहीं यूज करेगा। अब उसने बोला है कि रिलेशनशिप बताओ, तो बता देते हैं भैया, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी क्यूब, तो 3 दूनी 6, 6 इज इक्वल टू 6 का क्यूब, ये तो गलत हो गया, या कोई भी नहीं हो गया क्या, क्वेश्चन गलत सेट हो गया, ए स्क्वायर बी 5c, 5c तो होएगा ही नहीं,
ए इंटू बी का स्क्वायर इजिकल टू सी भी नहीं होएगा, 2 दूनी 4 3 12, ए इंटू बी सी स्क्वायर भी नहीं होएगा। तो ठीक है, डी को मान लेते हैं भैया, ए इंटू बी इक्वल टू सी। मॉक में क्वेश्चन ठीक करके डाल दूंगा, यही है। आप लोगों को फिर ठीक क्वेश्चन दिखेगा मॉक में, ठीक ठीक। A class of 30 students appeared in a test. The average score of 10 students is 60. तो 10 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 60 है, 30 स्टूडेंट है ना, तो बाकी के 20 स्टूडेंट का 75 है। तो सिंपल बात है, ओवरऑल एवरेज स्कोर 1 इंटू 60 60 प्लस 2 इंटू 75 150 बटे में 1 प्लस 2 3। ठीक है, इससे 20 पर जाएगा, इससे 50 पर जाएगा, 50 और 20 70। ठीक, आगे बढ़ जाऊँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन होएगा उन दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट का अंडर रूट, यानी कि 2.25 इंटू में 0.16। इसका रेशियो किससे? इन दोनों के मीन प्रोपोर्शन से। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन भी ये होएगा। और एक और बात बता दूं, देखो यहाँ पर तो इसका भी स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका भी आ रहा है अलग अलग। कई बार अलग अलग नहीं आएगा, प्रोडक्ट करने के बाद आएगा। ओके जी। और कई बार प्रोडक्ट करने के बाद भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है। तो आप इसको ऐसे पूरा अंडर रूट समझ सकते हो ना। तो हो सकता है ऊपर भी मैं 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 0.7 से। तो आप अलग अलग अंडर रूट सोल्व करते तो आप देखते रह जाते, अरे स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। तो जब भी ऊपर नीचे अपना स्क्वायर रूट आ रहा हो, चीज़ें सोल्व नहीं हो रही हो, तो पूरे में एक पैना लिया करो ऐसे। अब तो हो ही रहा है, तो अब इंडिविजुअली हो रहा है तो इंडिविजुअली ले लेना। ये हो गया 1.5, ये हो गया 0.4, ये हो गया 1.2 और वो हो गया 0.3। ठीक है, ठीक है गाइज। तो सारे डेसिमल तो कट गए अपने। ठीक है भाई, 3 5 15 4 3 12 5:3। ए पर्सन स्पेंड्स 1/3 ऑफ देयर इनकम। तो एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक है, 1/3 स्पेंड कर दी, यानी कि 3 अगर इनकम है तो भाई ने 1 स्पेंड कर दिया एक्सपेंडिचर, तो 2 उसकी सेविंग। ओके, इफ देयर इनकम इंक्रीजेज बाई 2/9, ये 2/9 होएगा, तो 9 से डिवाइड होनी चाहिए क्या? इनकम। तो देखो इनकम 3 है, तो 9 से डिवाइड नहीं हो रही, एक और 3 दे दूंगा तो हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में है कि एक 3 देना है। ठीक है, ओके जी। इनकम को ये नहीं सोचना कि इनकम को 3 देना, अरे सभी को देना पड़ेगा रेशियो में, ये रेशियो है, बस एक 3 देना है इसके कारण। अब मैं आगे देख रहा हूँ। एंड देयर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 1/6। तो 1/6 एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को 6 देना है, तो 3 देना था तो 6 ही दे देता हूँ, 3 भी मिल जाएगा। 6 कम 6, जैसे 3 और 6 मिले हैं तो 6 ही दे देता हूँ। 6 में 3 और 2 दोनों होते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब मैं चेंजेस को कंसिडर करता हूँ। इनकम 2/9 बढ़ी है, तो इसका 2 गुणा में 2/9, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 बढ़ी है। एक्सपेंडिचर इसका 1/6 1 बढ़ा है। तो इन दोनों का जो चेंज है उसको जोड़ते हो तो इसका चेंज आता है। तो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर +3 होएगा, तभी +4 आएगा। मान लो यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर -1 हुआ होगा तो +4 है। कई बार ऐसे भी होता है। तो भैया उसने बोला कि सेविंग कितनी बढ़ी है? 3 बढ़ी है 12 पर, यानी कि 1/4, यानी कि 25%। आगे बढ़ जाऊं। अब की बार 1 घंटे से कूद गई वीडियो ना, 3 क्वेश्चन रहते हैं, कोई नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बताऊंगा। मैं ये सोचता हूँ ना कि अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी तो हो ही रही है आपकी, साथ में कुछ नॉलेज छोटी मोटी मिल जाए वो भी। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर दिस। अब ये क्वेश्चन भी जो है ये इसलिए दिया है कि 2-3 ट्रिक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू ए इज, करते हैं। ये बोल रहा है कि भैया अपने पास एक ट्रायंगल है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कई सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज करवा देता हूँ। देखो इसके ये वर्टिसेस हैं 2 - 3 b = अब ये तो मान रहे हो ना कि मॉक डिफिकल्ट है, आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट से भी, तो आपको अननेसेसरीली अगर कम नंबर आए तो हताश नहीं होना है भाई, रिक्वेस्ट है प्लीज़। ये लास्ट चीज़ होएगी जो मैं चाहूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, किसी भी वजह से टूट जाए, और मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। तो डिफ़िकल्ट है,
तो कम नंबर आए तो दिल नहीं। देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए, तो मान लो एक एल्टीट्यूड है ए डी, इसकी लंबाई ये पूछ रहा है। तो तरीका नंबर वन ये है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो ट्रायंगल का एरिया आप निकाल ही सकते हो, तीनों कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप बोलोगे जी हाँ, और फिर आप कर लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें हाइट निकालनी है और बेस अपने पास है, ये रहा, बेस की लंबाई तो आ जाएगी, 2 पॉइंट दे रखे हैं इनके बीच का डिस्टेंस, और एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, करें चलिए जी। तो एरिया निकालने का एक तो आपको फॉर्मूला याद होगा, दूसरा मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है शिफ्टिंग मेथड। उसमें हम क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट को 0 कर लेते हैं, एक्स और वाई दोनों। जैसे इसका वाई है 3 -3, तो हर एक जगह वाई में मैं 3 जोड़ देता हूँ। यहाँ पर 3 जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको तो इग्नोर मार दो। तो यहाँ पर 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 3 और 1 4। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 घटा दूंगा एक्स कोऑर्डिनेट में से हर जगह, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो 2 घटाऊंगा तो 2, और 0 - 2 -2। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर एरिया आएगा हाफ इंटू बाहर वालों के प्रोडक्ट में से अंदर वाले का प्रोडक्ट घटाना है, ऐसे कर लो, बाहर वाले और ये अंदर वाले। 8 दूनी 16, माइनस में 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 है, तो ये हो गया 24, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस की लंबाई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 5 और 1 का डिफरेंस है 4, 4 का स्क्वायर, और 0 और 4 का डिफरेंस ही लिया करो, -4 की जरूरत नहीं है, स्क्वायर तो कर ही रहे हैं। 4 का डिफरेंस ये 16, तो 4√2 आ गया ये, गुणा में हाइट। तो हाफ से तो हाफ गया, 4 × 24, √2 से डिवाइड करोगे तो 2√3, 3√2, तो हाइट इज इक्वल टू 3√2। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। इससे कुछ चीज़ें रिवाइज हो गई आपकी, कोऑर्डिनेट के एरिया का फॉर्मूला रिवाइज हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज हो गया। अभी मैं इस मॉक को देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा 20% नहीं कहा 30% डिफिकल्ट लग रहा है पर्सनली। चलो अब तरीका नंबर 2 कर लेते हैं भैया। एडी निकालनी है, ये 2 और -3 था, 0.541, 0.541। ठीक है, एक काम आप क्या कर सकते हो, हमें एडी की लंबाई निकालनी है, तो एक लाइन की लंबाई निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कि मान लो एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एच और के, और ये एक लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये लाइन है ax + by + c = 0। तो ये फॉर्मूला है ना कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस हम मेजर ही परपेंडिकुलर करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये है a और ये पॉइंट हम मान लेते हैं d, तो AD इज इक्वल टू इस पॉइंट के जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी कि x की जगह h और y की जगह k, यानी कि AH + BK + C, और उसकी सिर्फ पॉजिटिव चीज लेते हैं। अंडर रूट हम जो x और y के कोफिशिएंट है उनके ऊपर पाइथागोरस लगाते हैं कि √a² + b², ये है। तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन तो बात बन जाएगी। तो इक्वेशन आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो आप इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होता है, y - y1 बटे में x माइनस या फिर y2 - y1 x2 - x1। मान लो आपको 2 पॉइंट पता है, तो उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिख दो और बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिख दो। रिवाइज करवा रहा हूँ भाई, सिखा नहीं रहा। तो 5 में से 1 गए 4, डायरेक्शन मैटर करती है, 0 - 4 तो -4। तो स्लोप निकलता है, अगर अपने पास 2 पॉइंट है उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। आप बोलोगे सर मजा आ गया, निकल गया। अब इक्वेशन कैसे निकाले, इक्वेशन इसी फॉर्मूले से निकलेगी। आप मान लो कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर xy, इस लाइन के ऊपर, तो स्लोप तो मुझे पता है -1 है। अब इस लाइन का स्लोप इस टुकड़े का निकाल लो या पूरे का निकाल लो, स्लोप तो सेम ही होएगा, ढलान तो सेम ही होएगा।
तो मैंने एक पॉइंट मान लिया रैंडम एक्स वाई, तो इस टुकड़े का स्लोप निकाल रहा हूँ वाई -1 बटे में x -4। इस लाइन का स्लोप आया, ठीक है, और स्लोप तो मुझे पता है -1, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो x -4 उधर जाएगा, तो y -1 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, x इधर आएगा, x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमने इस पॉइंट का। कैसे निकालेंगे? निकालें फिर भैया, ए डी इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ 2, वाई की जगह पुट कर रहा हूँ -3 माइनस का 5 बटे में अंडर रूट एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ये कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर वाई, तो 5 और 3 8 में से 2 गए 6, पॉजिटिव ही सिर्फ लेना है, 6 बटे में √2 इज इक्वल टू 2√3। अरे भाई 3√2, मेरा फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट रुको भाई। हाँ जी, तो इसके 2 तरीके हो गए। लेट मी थिंक, कोई और तरीका है कि नहीं? मतलब एक और तरीका है, वो लंबा है, तो 2 एफिशिएंट। तीसरे तरीके की अंडरस्टैंडिंग बता दूँ? तरीका नहीं बताऊंगा। देखो, हम ऐसे कर सकते हैं कि इस लाइन का हमें स्लोप मिल गया, आप बोलोगे जी हाँ, निकाला था अभी -1, तो फिर इस खड़ी लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा। 2 परपेंडिकुलर लाइन हो तो इसका स्लोप निकालना है, इनवर्स करके साइन बदलना होता है, ठीक है। इसका स्लोप मिल गया और एक पॉइंट जिससे गुजर रही है वो मिल गई, इसकी भी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी भी इक्वेशन आ जाएगी फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस बहुत लेंदी है। In two concentric circles, a chord AB of the outer circle cuts the inner circle at C and D। chord AB है, concentric circle है, inner circle को C और D पर काट रही है, ठीक है जी। And another chord MN of the outer circle is tangent to the inner circle। ये tangent है inner circle पे, ठीक है जी। If AB is 20, AB 20 है पूरा, and CD is 16, find the difference of CD and MN। CD की लंबाई तो हमें पता ही है 16 है, तो CD और MN का डिफरेंस C है, तो यानी कि MN की लंबाई चाहिए, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2017 के टीयर 2 पेपर, जब पहले टीयर 2 में 100 क्वेश्चन आते थे तब आया था, उसके ऊपर बेस्ड है। देखो जी बताता हूँ, यहाँ से अगर मैं इस कोर्ड के बिल्कुल बीच में ऐसे जाऊँगा तो ये परपेंडिकुलर होएगा, जी हाँ। ये CD को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, AB को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कोर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो CD कोर्ड है छोटे सर्कल की जिसका ये सेंटर है, AB कोर्ड है बड़े सर्कल की जिसका ये सेंटर है, ठीक है जी। तो पूरी AB की लंबाई कितनी है भैया? 20, तो ये जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी 10, और ये जो लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी जी अपनी 8, पूरी 16 है तो 8, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेन्यूज है स्मॉल r, छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल r मान लिया और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R मान लिया, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मैंने मान लिया है जी मन ही मन में d, सेंटर से इसका डिस्टेंस d, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड हुई। और ये सिचुएशन कई बार आती है कंसेंट्रिक सर्कल में, हमें क्या करना होता है, बिकॉज दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है ये कॉमन है, तो इस साइड की लंबाई निकाल के इक्वेट करनी होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं d² की लंबाई निकाल के दोनों रूप में उसको लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। तो छोटे वाले ट्रायंगल में d² की लंबाई होगी r² माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि r² माइनस में 64, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बड़े वाले ट्रायंगल में d² की वैल्यू होगी बड़े वाला r² माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि r² माइनस 100। और अब mn की लंबाई निकालनी है, तो यहां से ऐसे आप करोगे तो ये यहां पर 90 डिग्री का बनाएगा। 90 डिग्री का क्यों बनाएगा? बिकॉज भैया ये टेंजेंट है, ओके सर। और अगर आप सेंटर से, अब ये mn जो है टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल का, ठीक है, तो टेंजेंट है तो सेंटर से खींची गई लाइन जो रेडियस है उसके साथ 90 डिग्री होएगा, ठीक है जी। mn
कॉर्ड भी तो है बड़े वाली सर्कल की। हाँ जी सर, तो कॉर्ड पर जब आप 90 डिग्री बनाते हो तो 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, या फिर कॉर्ड के बीच में मारोगे तो फिर 90 डिग्री बनाएगी। दोनों चीजें ट्रू है जी हाँ। तो अब देखो एम एन की लंबाई निकालनी है, लेट दिस बी जेड। एम एन की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकलेगी भैया, तो एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर। अगर मुझे एम एन के हाफ की लंबाई निकालनी है, ये एम एन का हाफ है, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दूंगा और उसका अंडर रूट लूंगा। पाइथागोरस लगाया है, इस लाइन की लंबाई मिलेगी आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और ये है एम एन का हाफ। ठीक है जी, तो मुझे ये चाहिए, एम एन की लंबाई तो आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को उधर भेजो 36, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अंडर रूट 36 यानी कि 6, तो ये 2 उधर चला जाएगा। एम एन इज इक्वल टू 12, एम एन 12 है, पूरा सी डी 16 है, 12 और 16 में 4 का फर्क है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सिंप्लीफाई दिस करें, 4 5 20 और 1 21/4 गुणा में 7/9 प्लस में ये तीनों है, तो 5 दूनी 10 और 2 12/5 है, और ये है 3/4, तो 12 चौके 48 और 15 63 बटे में 5 चौके 20 गुणा में 6/7, 7 निम में 2 तीये 2 धाई 3 तीये 3 7, इधर है 12 इधर है 10, तो 60 एलसीएम ले लूँ। ठीक है जी, 4 तीये 12 का 5 गुणा, तो 7 7 49 का 5 गुणा, 5 निमे 45, 5 चौके 20 और 4 24 प्लस है ना जी हाँ, 10 छिके 6, तो 6 ये 18 निमे 162, तो 5 और 2 7 और ये 40, 407 बट्टे, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, तो भाई दैट्स ऑल इस मॉक के अंदर। उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस ना टूटा हो, मैं पहले ही बार बार बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन गया है मेरे से ओवरऑल जब मैंने सॉल्व किया। अब हम इन क्वेश्चंस को इतनी बार कर चुके हैं टीचर्स, तो कई बार ऊपर नीचे हो जाते डिफ़िकल्ट। क्लब करके अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, तो हाँ कि हाँ यार डिफ़िकल्ट साइड पे लगभग 30% डिफ़िकल्ट बन गया होगा, बट कोई नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखना, मैंने आपको साफ साफ बताया। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, आगे एक वीडियो मॉक लेकर। टेक केयर।